नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में जिले में धान खरीदी केंद्रों में किसानों की सुविधा के लिए समुचित इंतजाम किए गए हैं। शीघ्र टोकन कटने, माइक्रो एटीएम की सुविधा मिलने से किसान काफी खुश हैं। सेवा सहकारी समिति सेंदरी के धान खरीदी केंद्र में धान बेचने पहुंचे किसानों ने खरीदी केंद्रों में माइक्रो एटीएम की सुविधा और शीघ्र भुगतान प्राप्त होने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार भी जताया है। बिल्हा ब्लॉक के ग्राम सेंदरी सेवा सहकारी समिति के खरीदी केंद्र पहुंचे किसानों ने बताया कि केंद्र में उन्हें किसी भी तरह की असुविधा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि खरीदी केंद्र पर ही माइक्रो एटीएम की सुविधा मिलने से बैंकों की लंबी लाइनों में लगने से अब उन्हें छुटकारा मिल गया है। सरकार सेवा सहकारी समिति में एटीएम जारी की है मशीन, जिससे एटीएम से पैसा निकालने में सुविधा हो रहा है किसानों को। भीड़ से बचत हो रहा है, समिति में दे दिया है। तो साथ सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद जो किसानों को एटीएम का सुविधा दिया है। मेरा नाम तेजस्वी सिंह ठाकुर है। मैं ग्राम गतौली के निवासी हूँ। पहले हम लोग को बैंक में जाना पड़ता था, बहुत समय तक लंबे लाइन लगाना पड़ता था। अब इसकी सुविधा बहुत आसान हो गई है। माइक्रो एटीएम आया है, उससे हम लोग को पैसा निकालने में बहुत आसानी हो रही है। इससे मैं विष्णुदेव साय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रदेश के नगरीय निकायों में मेयर और अध्यक्षों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। निकायों में आरक्षण के लिए राजधानी के दीनदयाल ऑडिटोरियम में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई। आरक्षण को लेकर जनप्रतिनिधि और आम नागरिकों ने अपनी राय रखी है। इस विषय में क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। देखिए, परिस्थितियां कुछ ऐसी हो जाती सरकार के सामने, है ना, सरकार की मजबूरी हो जाती है कई मामलों में। और ये जहाँ मजबूरी हो जाती है ना, वो सरकार फिर फेल है। वो सरकार वास्तव में कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। भ्रम में लोग नहीं है, सरकार जो है भ्रम में है और लोगों को भ्रमित कर रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि लोग अपने भ्रम के जाल में जिस प्रकार से जनता को लगातार बरगला रहे हैं धर्म और जाति के नाम पर सहारा लेकर के, वो है। लेकिन जनता समझ चुकी है और सरकार की जो भाजपा सरकार बनी हुई 1 साल से लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि सरकार कहाँ है। लोग ढूंढ रहे हैं कि सरकार कौन चला रहा है, कैसे है। तो दोनों तरीके से कह सकते हैं आप, बीजेपी और सरकार जो है भ्रमित है और जनता को भी अपने भ्रम में लाना चाहती है। लेकिन जनता समझदार है, बहुत सारा समझ चुकी है इस बात। एक चुनाव का बात करने वाले लोग स्थानीय निकाय के चुनाव को एक साथ नहीं करा पा रहे हैं और आज की तारीख तक चुनाव डिक्लेयर नहीं कर पाना सरकार का डर दिखाता है। असमंजस में है सरकार, अनुभवहीन सरकार भी कहा जा सकता है। इनको आभास नहीं है कि सरकार के कर्तव्य और दायित्व क्या होते हैं। पहली बार छत्तीसगढ़ बनने के बाद प्रशासन बैठाने की नौबत आ गई। निर्वाचित प्रतिनिधियों को हटाकर प्रशासक बैठाकर चुनाव कराना ये बताता है कि ये प्रशासन के बल पर चुनाव चाहते हैं और उसमें भी अभी इनकी कोई रूपरेखा नहीं बनी है, कोई निर्देशन नहीं हुआ है। मुझे नहीं लगता कि ये सरकार चुनाव चाहती है। 15 फरवरी से बच्चों की परीक्षा है, 10वीं 12वीं की बोर्ड की। न इनको बच्चों की चिंता है, न परीक्षाओं की चिंता है, न शिक्षा विभाग की चिंता है, क्योंकि इनका शिक्षा मंत्री तो है नहीं। शिक्षा मंत्री चले गए दिल्ली सांसद बन के, तो शिक्षा मंत्री भी नहीं बनाए इन लोगों ने। तो चुनाव कराएंगे कि परीक्षा कराएंगे कि बच्चों के साथ रहेंगे कि सरकार के साथ रहेंगे। ये ऑटो की सरकार है। फ्रंट फुट पर बैठे हैं विष्णुदेव और पीछे 2 उप मुख्यमंत्री, तीनों में तालमेल नहीं हो रहा है, इससे चुनाव नहीं हो पा रहा है। निश्चित रूप से भाजपा जो कहती है वो करती नहीं है, खोखले दावे करती है, ये सिद्ध होता है। 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात ये करते हैं। पंचायत चुनाव और नगर निगम चुनाव तो साथ में करा नहीं पा रहे हैं, समय पर चुनाव करा नहीं पा रहे। इनको भय है, इनको डर है, क्योंकि इन्होंने जो विधानसभा में वादा करके जो चुनाव जीता था और उत्तर प्रदेश की जनता को जो गुमराह किया था, जो छल किया था, उन वादों को साल भर भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। धान की कीमतों की बात हो, महतारी वंदन की बात हो, चाहे बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिन पर लोग लगा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में इनको जो फीडबैक मिल रहा है कि चुनाव बुरी तरह से नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव हारने वाले हैं, इसलिए इन लोग समय पर चुनाव नहीं करा रहे हैं और चुनाव को टाल रहे हैं। ये आज प्रदेश में हर वर्ग परेशान है, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, युवा हो, चाहे वो नौकरी पेशा के लोग हो, हर वर्ग यहाँ पर परेशान है। और साय की सरकार में अब नहीं लगता कि आम जन इनके पक्ष में किसी तरह का कोई बात करेंगे या इनके फेवर में रहेंगे।
20 साल की 15 साल लगातार सत्ता में रहे, उसके बाद धान खरीदी की जो व्यवस्था एकदम से ध्वस्त कैसे हो गई? भूपेश बघेल जी की सरकार में लगातार धान का समर्थन मूल्य बढ़ने के साथ प्रोत्साहन मूल्य भी बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब हम 4 किस्तों में प्रोत्साहन राशि देते थे तो ये लगातार ये मांग करते कि एक मुश्त दिया जाए और अपने इन लोगों घोषणा पत्र में भी कहा है कि एक मुश्त हम देंगे, लेकिन आज सिर्फ 2300 रुपया इनको भुगतान हो रहा है। बाकी का पैसा ये 4 किस्त में देंगे, 1 किस्त में देंगे कि नहीं देंगे, कहीं कोई इसका कोई खुलासा नहीं कर रहे हैं और लगातार धान संग्रहण केंद्र में जाकर पड़ा हुआ है। धान उठाव नहीं हो रहा है, किसान परेशान है, टोकन के लिए परेशान है और बारदाना का तो स्थिति आज ये है कि लोगों को खरीद के बारदाना लेके जाना पड़ रहा है। आज वो चारों तरफ किसान हाहाकार स्थिति में है और लगातार इसमें भ्रष्टाचार की भी शिकायतें आ रही हैं। जो कांग्रेस के समय में 0 शार्टेज की धान उठाव होता था और लगातार परिवहन जो है उपार्जन केंद्र से सीधे मिलर के पास जाता था, संग्रहण केंद्र की कोई भूमिका नहीं होती थी। इससे भ्रष्टाचार और धान का सड़ने की स्थिति थी, वो सबसे बचाव होता था। चुनाव समय पर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अगर चुनाव समय पे होते तो 4 जनवरी को महापौर का कार्यकाल समाप्त हो गया था, उससे पहले चुनाव हो जाते। चूंकि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, वो लगातार वार्डों के मतदाता सूची में छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिसकी लगातार शिकायत कांग्रेस पार्टी कर रही है और 6 महीने ने इन्होंने विधानसभा में पारित किया है 6 महीने चुनाव बढ़ाने के लिए। उसका हमारे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी ने विरोध भी किया है। तो ये सरकार डरी हुई है, लेकिन हम सब चूंकि वो सरकार में है, सत्ता में है, लेकिन उसके बावजूद हम सब तैयारी कर रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र और संविधान पे भरोसा होगा तो चुनाव कराएंगे। मैं तो आज के आरक्षण जो पद्धति जो अपनाई गई है उसको सभी वर्गों को जो महत्व दिया गया है पूरे प्रदेश में, आप देखेंगे कि जो प्रदेश में आज के जो आरक्षण आया है वो स्वागत योग्य है और सभी वर्गों को उसमें जो महत्व मिलना वो महत्व दिया है। क्या संभावना देख रहे हैं कांग्रेस की संभावना को मैं बहुत अच्छा देखता हूँ प्रदेश में। उसका पहला कारण तो मैं ये मानता हूँ कि जैसे हमारा कांग्रेस जो छत्तीसगढ़ है, कांग्रेस नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ में कृषि प्रधान राज्य है और भाजपा की सरकार में जिस वादा के साथ सरकार में आया है पूरे प्रदेश में, और पहली वादा जो किसानों को इन्होंने किया था कि हम एक मुश्त आपको पैसा देंगे 3100 रुपया, और उसको देने में सरकार नाकाम हो रही है। और शायद मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो चुनाव भी ये लोग जो पीछे जो ढकेल रहे हैं उसका भी एक कारण ये हो सकता है कि जनता में आक्रोश है, किसानों में आक्रोश है। लेकिन प्रदेश का जो ST, SC, OBC वर्ग है वो धीरे धीरे कांग्रेस से पूरी तरीके से कट गया, आपको नहीं लगता है सर? नहीं, मैं प्रदेश के ST, SC और OBC वर्ग कांग्रेस से कट गए इससे तो नहीं बोलना चाहूंगा। हाँ, एक चीज मैं साफ स्वीकार करूंगा कि अभी जैसे हमारे जो इन वर्ग के जो लोग हैं इनका झुकाव हिंदुत्व की तरफ बढ़ा है और बीजेपी कहीं नहीं है। और बीजेपी जो सत्ता में आई है उसका एक कारण और मैं मानता हूँ कि हमारे कांग्रेस के नेताओं में आपसी गुटबाजी की जो लाभ है या गुटबाजी की वजह से आप कह सकते हैं कि भाजपा सरकार में आई है। तो भाजपा कहीं भी नहीं है। आज भी हम लोग कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं अगर अपने युगों को खत्म कर दें तो ये कांग्रेस वापस आ जाएगी। कोटा में भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं आई, रतनपुर थोड़ा शहरी क्षेत्र हो जाता है जी, क्या संभावना देख रहे हैं आप? देखिए, पूरे कोटा विधानसभा की अगर बात करें तो आज तक का वहाँ बीजेपी का खाता नहीं खुल पाया है और कहीं न कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले समय में वहाँ बीजेपी का खाता कभी नहीं खुल पाएगा। रतनपुर में अपने लिए क्या संभावना तलाश कर रहे हैं? रतनपुर में चूंकि हमारे पिताजी सरपंच रह चुके हैं, मैं खुद पार्षद और नेता प्रतिपक्ष रह चुका हूं, तो मैं अध्यक्ष के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत करूंगा। बाकी जनता जनार्दन है जो बस्तर बंद के आह्वान का जगदलपुर शहर में असर देखने को मिला। विश्व हिंदू परिषद और आदिवासी समाज का समर्थन भी मिला। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या, नक्सलियों के ब्लास्ट में 8 जवानों की शहादत और बड़े बोदल में धर्मांतरण विवाद के चलते बस्तर बंद का आह्वान किया गया। इस बंद को बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी समर्थन दिया है। आपको बता दें कि स्थानीय व्यापारियों ने भी बंद का समर्थन करते हुए अपनी दुकानों को बंद रखा। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया गया ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना से निपटा जा सके। बड़े बोदल में जो घटना घटी, गंगाराम जो सरपंच थे हमारे,
उनके साथ ईसाई मिशनरी के लोग जिस तरीके से मारपीट किए, और उल्टा उन लोगों ने हमारे ऊपर शिकायत किया। ईसाई मिशनरी के लोग जो ना ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासियों को धमका के, बरगला के, पुसला के जो धर्मांतरित कर रहे हैं, उसके विरोध में आज जगदलपुर बंद करने का छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल मिलकर सामूहिक रूप से आह्वान किया था, जिसमें सारे जो व्यापारी संघ है, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने स्वस्फूर्त बंद करने का निर्णय लिया, और आज जो है ये बंद का आह्वान उसी बोदल ग्राम के सरपंच को मारपीट करने के विरोध में ईसाई मिशनरियों के खिलाफ ग्रामीण क्षेत्रों में धर्मांतरण ना हो, इसके लिए हम लोगों ने बंद का आह्वान किया है। तो हम लोग धर्मांतरण रोकने का तो पूरा काम कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे आदिवासी समुदाय के लोग हो, चाहे एससी जो महारा समाज के लोग हो, धर्मांतरित जो हुए हैं वो वापस आ जाए, हमारे रीति रिवाज, रूढ़ी परंपराओं को माने, ताकि जो है ना महारा समाज जो अभी अभी एससी समाज, एससी का जो उनको दर्जा मिला हुआ है शेड्यूल कास्ट का, तो उनका जो आरक्षण ईसाई बन जाने से ही 341 धारा के अंतर्गत समाप्त हो जाता है। तो वो भी बेचारे गरीब लोग हैं, यदि उनके प्रलोभन में आकर डरा धमका, उनके डराने धमकाने पे आकर यदि धर्मांतरित होते हैं तो स्वतः ही उनका आरक्षण समाप्त हो जाता है। इसलिए उनसे हम आग्रह भी करते हैं कि वो भी जो है घर वापसी करे, मूल धर्म में वापस आ जाए, हमारे आदिवासी समाज के जो रूढ़ी परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, उनको माने और अपना जीवन यापन सुखी पूर्वक करे। ये हमारी जो है मांग है, समाज का सवाल है। तो आदिवासी जो समाज के लोग हैं मूलतः बस्तरवासी है, बस्तर में रहने वाले लोग हैं, उनको बरगला पुसला कर जिस तरीके से ईसाई मिशनरी के लोग धर्मांतरित कर रहे हैं, उसका तो विरोध होना ही चाहिए, और उसका विरोध हम छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के माध्यम से हमेशा करते रहेंगे, जब तक अंतिम व्यक्ति जो धर्मांतरित हुआ है हमारे धर्म में, हमारे संस्कृति से जुड़कर वो ना आए, तब तक हमारी कोशिश जारी रहेगी। विश्व हिंदू परिषद सर्व आदिवासी समाज के द्वारा जो बोतल पंचायत में जो घटना हुई थी, हमारे आदिवासी सरपंच को जो प्राणघाती हमला हुआ और जो घटना बीजेपुर में हुई सैनिकों पर, उनके सम्मान के रूप में आज एक दिवसीय बंद रखा है। लगातार धर्मांतरण का जो चक्र है और ईसाइयों मिशनरी द्वारा लगातार सरपंचों को हमला करने में उतारे गए। अभी तक तो प्रलोभन देकर धर्मांतरण का खेल चल रहा था, लेकिन अब दबाव बना करके, धमका करके, उनके हमला करके जो दबाने का प्रयास किया जा रहा है समाज को, ये बर्दाश्त से बाहर है। हम वो बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। इसलिए हम सभी शरणार्थियों से एक आह्वान भी करते हैं कि हिंदू जब जागृत होगा तब ये समस्या का समाधान होगा। हम सबको आदिवासियों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, और ये लड़ाई हम सबकी है, आदिवासी समाज की नहीं, ये समाज की लड़ाई है, और इसको मिलकर लड़ेंगे। और आदिवासी को जो भी ईसाई मशीन को धमकाया जाएगा उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम भी करेंगे। और ईसाई मशीनों द्वारा जो लगातार प्रशासन को भी धमकाने का जो प्रयास किया जा रहा है, कल व्यापारी संघ को भी धमकाने का प्रयास किया गया, ये अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। आदिवासियों अब लोग जाग गए हैं। अब इन पादरियों को गांव में घुसने नहीं देंगे। और इनकी जो अवैध रूप से चर्चे बनी है, तो इनको आदिवासी ग्राम सभा के माध्यम से वो तोड़ने का काम भी आदिवासी समाज के लोग करेंगे। हम सब उनके साथ हैं, हम सब मिलकर लड़ाई को लड़ेंगे। तो जगदलपुर शहर बंद का आह्वान छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज एवं विश्व हिंदू परिषद तथा अन्य सनातनी हिंदू संगठनों के सहयोग से तथा शहर का व्यवसायिक संस्थान कर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के समर्थन से ये बंद रखा गया है। बंद का उद्देश्य में एक ही है कि बस्तर क्षेत्र में हमारे आदिवासी समाज को अनाधिकृत गैर संवैधानिक ईसाई मिशनरी द्वारा धर्मांतरित किया जा रहा है। इसका विरोध है। गत दिवस 29 दिसंबर 2024 को ग्राम पंचायत बड़े बोदल के हमारे समाज के प्रमुख, संगठन के प्रमुख और ग्राम पंचायत के सरपंच माननीय गंगाराम कश्यप जी के साथ अन्य प्रमुखों के बीच में उनके साथ जानलेवा मारपीट
की गई ईसा मिशनरी द्वारा, जिसका विरोध में आज बंद का आह्वान किया गया है। और इस बंद से सचेत करना चाहते हैं समाज की ओर से। उन मिशनरी समाज को हम संदेश देना चाहते हैं कि आप ऐसे जो गैर संवैधानिक कार्य कर रहे हैं इसे रोकें, अन्यथा आपको इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। साथ ही आप सभी अवगत हैं, कल दिनांक 6 तारीख को बीजापुर क्षेत्र के अंदरूनी बेदरे में हमारे जो नौजवान बस्तर की शांति में आतंकवाद, नक्सली आतंकवाद के शांति के लिए जो तैनात है, एक हादसे में नक्सलाइटों द्वारा 8 जवानों को मार दिया, जो शहीद हो गए, उनका भी हम श्रद्धांजलि देते हैं। इस आशय से आज का बंद का आह्वान किया गया है और ये जब तक हमारे बस्तर में शांति और आदिवासी समाज का धर्मांतर नहीं रुकेगा तब तक ये आंदोलन निरंतर चलते रहेगा। मारपीट से उतर आया वो भी एक जनप्रतिनिधि को, तो इसका तो हम बहुत विरोध करते हैं और ये लगातार हमारे बस्तर में कुचक्र फैला रहे हैं। ये लगातार ईसाई मिशनरी हमारे भोले भाले आदिवासी भाइयों को टारगेट बना रहे हैं, बस्तर को यहाँ पे केंद्र बिंदु बना दिए हैं और ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हम सब हिंदू भाइयों। बिल्कुल आज इसीलिए हम ये रैली निकाले हैं क्योंकि इनके लिए हमारे बजरंगी ही काफी है इनको जवाब देने के लिए। जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में समझाएंगे हमारे बजरंगी। अब हमारी फौज तैयार है और हर ग्राम पंचायत में जाएगी हमारी बजरंगी और जितने भी पादरी वहां पे जाएंगे और धर्मांतरण करेंगे हमारे भोले भाले आदिवासियों को, तो उनके खिलाफ हमारे बजरंगी तैयार हो गए हैं, हमारी फौज तैयार हो गई है। अगर उनमें दम है, साहस है, तो मैं कड़ी चुनौती देती हूँ उनको कि आज आके हमें बनाए, हमें धर्मांतरण करें। हम देखते हैं इनके अंदर कितना दम है। अगर उनमें ताकत है तो हम जैसे लोगों को, हम हिंदुओं को यहाँ मौजूद है, हम लोगों को धर्मांतरण करके दिखाए उनमें। हमारे भोले भाले आदिवासी भाइयों को बना के उन लोग क्या साबित करना चाहते हैं? अब बहुत हो चुका। पीसीसी चीफ दीपक बैज पत्रकार मुकेश चंद्राकर के परिजनों से मिलने बीजापुर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का पैसा किस किस को मिला है इसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मुकेश चंद्राकर के वकीलों को मुकेश चंद्राकर के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पीसीसी चीफ दीपक बैज पत्रकार मुकेश चंद्राकर के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का पैसा किस किस को मिला है इसको लेकर जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही मुकेश चंद्राकर के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग भी उन्होंने की है। इस मामले में गंभीरता से जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी है उस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि अपराध अपराध है, अपराधी अपराधी है। निश्चित रूप से जांच हो और कड़ी से कड़ी सजा दोषियों के ऊपर होनी चाहिए। जो इस घटना में शामिल है वो मुझसे पहली बार, मैं 2 बार का विधायक भी रहा हूं, मेरे विधानसभा क्षेत्र से सांसद भी रहा हूं 5 साल, 6 जिले मेरे लोकसभा के अंदर आते थे और पहली बार मेरे घर में आए, मेरे ऑफिस में अपने शादी कार्ड दिए, शादी कार्ड दिए, शादी के लिए निमंत्रण भी किए। वो तस्वीर उसी समय खिंचा भी लिए। स्वाभाविक साहब मैं बस्तर का जनप्रतिनिधि था, मेरा संबंध सभी पत्रकारों से, सभी जिलों के पत्रकारों से बहुत अच्छे संबंध है और अपने पार्टी के अलावा दूसरे दलों के कार्यकर्ता और नेताओं के साथ भी अच्छा संबंध है। राजनीति अपनी जगह पे, हम बस्तर के लोग, हम पद में रहे ना रहे, लेकिन संबंध हमेशा जीवित रहता है। जब राजनीति का वक्त आता है तो राजनीति करते हैं, बाकी वक्त हम अपने संबंधों पे काम करते हैं। लेकिन
हाँ, ये सच्चाई है। लेकिन इस सरकार में अपराध रुक क्यों नहीं रहा है, हमारा सवाल है। मुख्यमंत्री बस्तर आते हैं 2 तारीख को, उसी दिन जगदलपुर में एक डॉक्टर की पत्नी की हत्या हो जाती है, बीजापुर में पत्रकार की हत्या हो जाती है, बस्तर से लेके रायपुर, रायपुर से लेके सरगुजा तक हत्याओं का दौर, लूट का दौर, महिला अत्याचार का दौर लगातार जारी है। आखिर कब रुकेगा, हमारा ये सवाल है। क्या सरकार, इस सरकार में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है? अपराध करने से पहले अपराधी का डर बल पूरी खत्म हो चुकी है? सरकार सिर्फ इस 1 साल की सरकार में फेलियर हो चुकी है और अपराध, छत्तीसगढ़ को इन्होंने अपराधगढ़ बना दिया। बीजापुर जैसे क्षेत्र में अगर ऐसा अपराध करती है, निश्चित रूप से एक बड़ा चिंताजनक है। रही बात अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सिर्फ एक संबंध के आधार पर या फिर एक कोई आकर अपने शादी का कार्ड, कोई छठी का कार्ड, कोई 13वें कार्ड देने आता है, क्या उसकी गहरा संबंध हो जाता है? क्या संबंध तो वो अपराधी एक ठेकेदार है। आप 1 तारीख का 1 जनवरी का पेपर देखेंगे, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक उद्यमी, व्यवसाय ठेकेदार, जिसकी सरकार उसके रहते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।